हेलो बेरोजगार साथियों। तो मैं यहाँ पर कुछ सिखाने के लिए नहीं, बस अपना एक जो रिएक्ट एप्लीकेशन मैं भी सीख रहा हूँ और उसको डेली का डेली थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहा हूँ उसमें। तो वही एक्सप्लेन करूँगा, जितना भी किया करूँगा, तो जितना भी पार्ट हो जाया करेगा उसका, तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के कोड को एक्सप्लेन करके बस डाल दिया करूँगा। तो अभी क्या है कि आप मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से कि एक एक स्क्रीन कंप्लीट करके मैं कोड को एक्सप्लेन करता चलूं, बट मुझे लास्ट में ध्यान ही नहीं रहता था। तो राइट नाउ ऑथेंटिकेशन को छोड़ के सारी स्क्रीन ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो गई है। अ, तो जो साइट में आपको वीडियो मिल जाएगी उसको, क्योंकि अभी वो एप्लीकेशन मैं इसमें एमुलेटर के थ्रू नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि एक्सपो का यूज़ कर रहे हैं हम, और एक्सपो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है मोबाइल के अंदर। तो डायरेक्टली उसको रन करके और इस क्यूआर से स्कैन करके डायरेक्टली उसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ओपन कर लेते हैं और उस तरीके से फिर उसको चलाते हैं। तो तो अभी एक्सपो ऐप क्या है, जैसे कोई भी जब अपने रिएक्ट रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन जब रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन बनाना होता है तो हमको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ता है, और उसका कुछ सेटअप्स होते हैं, विंडोज़ के लिए अलग, लिनक्स लिनक्स के लिए अलग। तो और मेरा भी सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है जो कि उसको हैंडल कर पाए, और इसमें लिनक्स भी है। तो इस वजह से मैंने एक्सपो ऐप को लिया, तो क्योंकि मैं बस इसके अंदर अभी एप्लीकेशन को बस कोड कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ, एमुलेटर नहीं चला रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अभी क्या है कि मोबाइल के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था वो चल रहा है। तो एक्सपो जस्ट एक अलग वर्जन है रिएक्ट नेटिव CLI का। रिएक्ट नेटिव एक CLI है, और एक जिसके लिए हमको रिएक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो पूरा डाउनलोड करना पड़ता है। बहुत हैवी सेटअप होता है, उसमें काफ़ी दिक्कत भी आती है, अगर मतलब किसी किसी को, और कोई अगर सही से स्टेप फॉलो करता है तो आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन एक्सपेक्ट से डायरेक्टली हम एक कमांड चला के इसका एप्लीकेशन बना सकते हैं, डायरेक्टली सिंपल कोई भी npm रन स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं और वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट अभी हमको रिएक्ट नेटिव का सारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, क्या है, किस तरीके से है, कैसे काम करता है, वो सीखना था। तो इस वजह से जस्ट एक्सपो ऐप को डाउनलोड एक्सपो ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो टेस्टिंग है अपने मोबाइल में आ, उसके थ्रू हो रही है। मोबाइल में डायरेक्टली उसके ऐप के थ्रू, क्योंकि वाईफाई से लैपटॉप और मोबाइल दोनों कनेक्टेड है, तो वो डायरेक्टली इसी के अंदर ओपन हो जाता है, तो उससे कर रहे हैं। तो अभी आते हैं इसके ऊपर। तो काफ़ी कुछ इसमें, जैसे बोला था कि सारी स्क्रीन कंप्लीट हो गई है ऑथेंटिकेशन को छोड़ के। तो यहाँ पे कुछ इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, अगर तुमने ये वीडियो तभी इसमें समझ में आएगा, क्योंकि मैं फुल डीप में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और ये तभी समझ में आएगा जब तुमको रिएक्ट पहले से आता होगा, और इसमें मैंने टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब जावा स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगती। और अब मुझे पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये सारा जब तुम इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ ही मिलेगा, जैसे ऐप के अंदर एक लेआउट फाइल और index.js या jsx या tsx फाइल मिलेगी, और आपको थीम टाइप्स यूटिल वगैरह ये कुछ नहीं मिलेगा, ये कॉन्फ़िग कंपोनेंट्स कुछ नहीं मिलेगा। बस एक ऐप और एक दो फोल्डर मिलेंगे, बाकी गिट इग्नोर ऐप जेसन वेबल वगैरह कुछ नहीं, बस कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें मैंने अभी CSS के लिए हम टेलविंड CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नेटिव विंड CSS करके कुछ होती है एक्सपो के लिए। तो वहाँ से डायरेक्टली इसको सेटअप कर लिया है, एंड देन उसके बाद में क्या किया है, नॉर्मल अपने क्लास की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्टली इसके फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर आपने नेक्स्ट जेएस का यूज़ किया होगा तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई इस तरीके का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, तो जैसे डायरेक्टली हमने कोई फ़ोल्डर बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफ़ाइल करके यहाँ पे, और उसके अंदर हमने नाम दे दिया उसका index.tsx करके फ़ाइल क्रिएट कर ली। तो उसमें क्या होगा, सारा हमारा वो स्क्रीन्स खुलने लग जाएंगे। अगर तुम डायरेक्टली यहीं पे नाम दे दोगे उनका, जैसे ये index.tsx है,
अगर यहीं पर हम नाम दे देते हैं उसका फॉर एग्जांपल प्रोफाइल डॉट टी एस एक्स, तो वो हमारा स्लैश प्रोफाइल डॉट टी एस एक्स पे ओपन होने लग जाएगा। तो हमने इस पर अभी डैशबोर्ड पे जी क्या है, जब हम किसी भी फोल्डर के नाम को इन ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कुछ फाइल्स को ग्रुप कर रहे हैं। तो हम ये है हमारी मेन फाइल, जिसके अंदर जो रूट लेआउट है, यहाँ से बस मैंने सेफ एरिया व्यू लगा रखा है। ये किस काम के लिए आता है, जब हम मोबाइल अपनी जब स्क्रीन के अंदर जब मोबाइल के अंदर अपना एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो क्या होता है कि जो वो पूरा विथ जो मतलब वो पूरा जो भी एरिया होता है सारा कवर कर लेता है। लाइक तुम्हारा जो हेडर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर नेटवर्क बैटरी वगैरह शो होती है वो भी, तो वो बस उतना एरिया लेता है जितना उसका लेना चाहिए। जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन को तुमने रन करते हुए पे देखा होगा, जो ऊपर का एरिया नहीं लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं और प्रॉपर अपने स्पेस में रहते हैं, तो काइंड ऑफ उस तरीके का काम करता है। और ये है स्टैक, ये बिल्ट इन एक्सपो राउटर है। जब तुम एक्सपो के थ्रू करोगे तो उसका राउटर मिलेगा, तो यही वो सब कुछ हैंडल करता है कि कैसे तुम इसको जो तुम्हारे पेजेस हैं रेंडर होंगे। तो अभी इंडेक्स डॉट टी एस एक्स फाइल है, मतलब स्लैश जो भी यहाँ पर भी जो होगा ना, तो फॉर एग्जांपल अभी जो रूट पे है तो स्टैक है, तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट टी एस एक्स फाइल स्लैश स्लैश किस पे खुलेगी, रूट पे खुलेगी, मतलब इंडेक्स डॉट टी एस एक्स फाइल खुलेगी स्लैश पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा एप्लीकेशन रन कर रहा है लोकल होस्ट 8081 पे, तो तुम डायरेक्टली 8081 स्लैश करके खोल सकते हो। तो ये इंडेक्स डॉट टी एस एक्स फाइल वहाँ पे खुलेगी। डैशबोर्ड के अंदर कुछ नहीं किया जाए, फोल्डर के अंदर बस एक ग्रुप में इन फाइल को हमने डाल दिया है, ताकि हमें पता रहे कि ये फाइल्स किन से रिलेट करती हैं, क्योंकि ये डैशबोर्ड रिलेटेड सारी फाइल्स हैं। इस वजह से सारी फाइल एक फोल्डर के अंदर डाल दी है। इस फोल्डर का कुछ मतलब नहीं है, बस ग्रुप करने के लिए नाम के लिए फोल्डर है। तो लेआउट के अंदर जब हमने स्टैक को डाल दिया, और स्टैक डायरेक्टली क्या कर रहा है, सबको वो जो स्क्रीन्स वगैरह हैं सबको शो कर रहा है, जितनी भी स्क्रीन हमारी जो फोल्डर वाली हैं, जो इंडेक्स के अंदर देखो जो इंडेक्स वाली है। अब जो डैशबोर्ड के अंदर जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, नॉर्मली जब इंडेक्स के अलावा तुम किसी और पे जाओगे, फॉर एग्जांपल होम पे, तो यहाँ पे क्या है, टैब लगा हुआ है। तो अगर इंडेक्स के अलावा किसी भी रूट पे जाओगे तो यहाँ पे टैब एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें कोई होगा ना, मतलब कि जो लेआउट है हमारा, तो इस लेआउट के अंदर में टैब्स लगा हुआ, और ये टैब्स आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है एक्सपो राउटर से। ये भी खुद वही अंडर द हुड किस तरीके से सारा कुछ वह हैंडल कर रहा है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पार्ट को हम अभी पहले स्क्रीन को समझते हैं। तो टैब्स क्या है, एक रैपर है, जैसे अपने एक रैप करते हैं सारे, जैसे कुछ प्रोवाइडर्स होते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को जब रैप करना होता है, उसी तरीके से जस्ट अ रैपर। देन उसके अंदर हम जो स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं, टैब्स डॉट स्क्रीन, हम नेम दे रहे हैं होम। अब जो स्क्रीन का हमने नेम दिया है ना होम, इसी नाम से फाइल होनी चाहिए। तभी जब तुम इस टैब जो टैब बार नीचे शो होता होगा ना, जब तुम होम वाले टैब पे क्लिक करोगे तब वो होम वाली स्क्रीन तभी खुलेगी, जब वो होम नाम से फाइल यहाँ पर बनी होगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो ऐसी यहाँ पे कुछ चार पांच स्क्रीन होंगी, एक होम करके, एक सेंड, और एक कॉन्टेक्ट, एक प्रोफाइल। तो अभी ये क्या कर रहा है, अब आते हैं इसके टैब्स वाले स्क्रीन ऑप्शन पे। तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे हेडर शोन। जब हम टैब्स की स्क्रीन क्रिएट करते हैं तो बाई डिफॉल्ट कुछ हेडर्स वगैरह होते हैं, तो वो उनका क्या होता है कि वो डायरेक्टली शो होने लग जाते हैं ऊपर, तो बहुत वियर्ड से लगते हैं। अगर तुमको ज़रूरत होती है तो उनके कस्टम स्टाइल भी तुम क्रिएट कर सकते हो उनका, लेकिन अभी मैंने क्या किया, उनका कलर वगैरह चेंज कर दिया है। और बेसिकली जो जो टैब बार स्टाइल है, मतलब जो नीचे टैब है जो उसका स्टाइल मैंने सेट कर रखा है। जैसे बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे एक कलर नाम का पूरा एक थीम के अंदर कलर्स डॉट टी एस करके एक फाइल बना रखी है, उसके अंदर कुछ कलर्स स्टोर कर रखे हैं, तो वहाँ से ये डेटा आ रहा है। और बाकी ये सी एस एस अप्लाई हो रही है डायरेक्टली। और यहाँ से जो जो टॉप पे हेडर दिखते हैं ना हर एक स्क्रीन के, उसको फॉल्स कर रखता है, वो नहीं दिखेंगे। और बाकी जो बस स्टाइल है जो हमारा नीचे टैब बार दिखेगा ना, उसके लिए, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर रिएक्ट पहले इस्तेमाल किया है कभी तो सारा समझ में आता होगा।
बाकी यहाँ पे आपको अभी वीडियो या मोबाइल स्क्रीन नहीं दिख रही है, या स्क्रीन शॉट नहीं दिख रहा है, वो दिख जाएंगे। और इसका पूरा रिपोजिटरी वाला कोड तुमको AI क्लाउड वॉलेट करके मिल जाएगा, जिसका सर्वर, मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हम बना रहे हैं, और एक क्लाइंट करके फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर हम वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे इसका। तो फिलहाल तो अभी एप्लीकेशन बना रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव पे यूज़ करके। तो ये सारी स्क्रीन्स हो गई और पता चल गया किस तरीके से काम करती हैं। तो हमें टैब के अंदर नाम हमें वही देना है जो जो नाम यहाँ पे देंगे उसी नाम की फाइल होनी चाहिए, तभी वो फाइल ओपन होगी इस टैब पे क्लिक करने के बाद में। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टैब बार लेवल लेवल दे रहे हैं कि टैब का लेवल क्या होगा। जो नीचे स्क्रीन दिखती होगी ना, नीचे जो टैब्स दिखते होंगे सारे एक एक करके, जैसे नीचे होता है ना मोबाइल में सारे टैब दिखते हैं, तो बॉटम में, तो वहाँ पे ये नाम शो होगा। और जो आइकन हमको दिखाई देता है वो हमें इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, एक टैब बार आइकन करके, इसमें एक फंक्शन पास करना होता है। वो फंक्शन कोई भी जो आइकन का प्रोवाइड करना चाहते हैं वो रिटर्न करता है। और जब अपने अंदर से कई सारी प्रॉपर्टीज को पास करता है, आर्गुमेंट्स वगैरह, पैरामीटर्स तुमको यहाँ से मिलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से कलर ले रखा है, तो जो भी इसका जो कलर मैंने ऊपर सेट कर रखा है जैसे यहाँ पे, तो वही कलर हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो उस तरीके से तुम अपने आइकन्स के जो कलर होंगे टैब बार के अंदर उनको भी चेंज कर सकते हो। तो ना अब आते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन से पहले ये इसका हमने फ्लो समझा दिया किस तरीके से। इंडेक्स पे, इंडेक्स वाली स्क्रीन है जो कि हमारी नॉर्मल रूट, मतलब होम, जो रूट हमारा जो पाथ होगा, लाइक domain.com/ करके वहाँ पे जो खुलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, हमने क्या कर रखा है, राउटर डॉट पुश कर रखा है, यूजर राउटर हम यूज कर रहे हैं एक्सपो राउटर का। तो ये होम पे कर रहा है, तो देखो होम पे हम डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। इन फाइल्स का मतलब ही वही है कि जस्ट ये रैप किए गए इनके अंदर, और टैब्स के थ्रू बस उनको क्लिक करके किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें क्या होगा कि उनको टैब्स दिखेंगे, तो टैब्स के थ्रू तुम उनको एक्सेस कर सकते हो। और इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे तुम्हें पता है कि कहाँ पे है ये, मतलब मेन रूट फाइल में है, फोल्डर को तो भूल जाओ जब तुम यहाँ के लिए देखो। तो जस्ट राउटर डॉट पुश कर दो और जो भी फाइल का नाम है वो डाल दो, वहाँ पे तुम्हें फिर वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। फिर जो भी वहाँ की सेटिंग्स हैं वो सारी तुमको, जैसे टैब्स वगैरह सारी शो होने लग जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो और जैसे एक सेंड वाला डाल रखा है, तो जस्ट ये तो बस ऐसे ही बना रखी है, क्योंकि ये तो मैंने बोला था यही ऑथेंटिकेशन वाला मेन पेज है जहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन दिखाएंगे और ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को। तो वो पार्ट अभी कंप्लीट नहीं है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि स्क्रीन कैसे काम कर रही है और टेक्स्ट वगैरह कैसे हो रहा है। तो अभी आते हैं होम स्क्रीन पे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रखा है, पहले सबको अ, बंद कर देते हैं इनको ताकि अजीब सा नहीं दिखे। तो देखो नॉर्मली क्या है, हमने व्यू ले रखा है, फ्लेक्स बन के हमें देना ही होता है ताकि जितनी भी स्पेस है ना वो सारी वो ले ले होम स्क्रीन पर अवेलेबल। मतलब जो भी स्क्रीन है, करंट स्क्रीन यहाँ पर भी तुम हो गए, तो वो सारी उसको कंटेन कर ले। स्क्रॉल व्यू का मतलब होता है जब मोबाइल की स्क्रीन मानो बहुत सारा डेटा आ गया, रेंडर हो रहा है, अब वो आ नहीं पा रहा है स्क्रीन में, तो क्या होता है, वो अगर तुम स्क्रॉल व्यू नहीं करोगे ना तो वो शो नहीं होगा। स्क्रॉल व्यू करना पड़ता है ताकि डेटा वो पेज स्क्रॉलेबल हो, और तुम उसको स्क्रॉल करके और डेटा को देख पाओ। बस इससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं है। ये लगा हुआ है, गलती से इसको भूल जाना, निकाल देना। ये हमने हेडर क्रिएट किया हुआ है, कस्टम हेडर है, मतलब कि कुछ डेटा इसके अंदर हम दिखा रहे हैं। क्या एक इमेज इमेज रेंडर करा रहे हैं हम, कहाँ से, ये रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कराया है, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कराया है। और जो टेक्स्ट है ये भी हमारा रिएक्ट नेटिव से स्टोर सॉरी इंपोर्ट हुआ है। और जस्ट सोर्स के अंदर यूआरआई के अंदर हमको पूरा यूआरएल, मतलब यूआरआई वो पास करनी होती है। अगर तुम्हारे पास लोकली कोई इमेज पड़ी हुई है तो तुमको ये वाला हटाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर डायरेक्टली ऊपर से इंपोर्ट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब वो रेंडर होगा, अदरवाइज वो एरर देगा। और बाकी टेक्स्ट के अंदर यूजर इन्फो हमारी कहाँ से आ रही है, तो हमने एग्जिस्टेंट लाइब्रेरी का यूज़ किया है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो वो लाइब्रेरी डेटा को फेच करती है सर्वर से और उसके थ्रू सारे वो काम होते हैं। तो अभी हम उस पर नहीं आ रहे हैं। जस्ट ये समझो कि डेटा यहाँ पे रेंडर हो रहा है, वो नहीं है तो मैं क्यों करके रेंडर हो रहा है, ये मेरा दूसरा एक नेम है, निक नेम जैसे बोलते हैं।
मैंने खुद बनाया है, तो मतलब मैंने एक कार्टून मूवी देखी थी रोबोट वाली, तो वहाँ से कुछ करके वैसा मिला था। हम यहाँ पे जो प्रेसिबल करके एक आइकन बना, मतलब बटन बना हुआ है, तो ये प्रेस होता है। और इसके अंदर ये आयो जो भी इसका जो नाम है, जैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसके अंदर एक सेटिंग्स करके आइकन है, उसके सामने से होता है ना कि प्रोफाइल दिख रही है, नाम दिख रहा है, उसी का सेटिंग दिख रही है, वो स्क्रीनशॉट आपको साइड में मिल जाएगा, उसका भी, ये वीडियो पूरी मिल जाएगी। ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी पेज के बारे में बताऊंगा ना, वो सारा डेटा तुम जो स्क्रीन है ना साइड में मिल जाएगी। तो अभी क्या है, यूजर इन्फो के अंदर डॉट नेम में क्यों चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे थे हम अपने फ्लेक्सिबल आई आइकन, जो हमारा वहाँ से आ रहा है एक्सपो आइकन करके एक लाइब्रेरी होती है। तो जैसे क्या रहा, वेक्टर आइकन, एक्सपो वेक्टर आइकन, वहाँ से तुम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, इन सारे आइकन्स को शो करा सकते हो। तो जब जस्ट हेडर हो गया, हेडर के अंदर एक हीरो, उसके बाद हमने एक हीरो सेक्शन बनाया है। इस चार्ट दिखाई दे रहा है, ये चार्ट मैंने बनाया था ताकि मैं जितना भी यूजर का जो वॉलेट के अंदर करंट कितना बैलेंस है अभी, मतलब कि उसके पास मल्टीपल, जैसे कि अगर तुमने थोड़ा सा ही ब्लॉकचेन का आइडिया हो, तो उसके अंदर हमारे पास वॉलेट होते हैं, तो वॉलेट में मल्टीपल टोकन्स हो सकते हैं, और मल्टीपल टोकन्स का कितना भी अमाउंट हो सकता है, डिपेंडिंग कि एक टोकन, जो भी टोकन तुम्हारे पास है उनकी वैल्यूज, मतलब उनकी मार्केट प्राइस क्या है। तो मैं चाह रहा था कि उनकी जो हिस्ट्री थी, प्राइस हिस्ट्री, वो मैं किसी तरीके से निकाल लूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उनके लिए पेड प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता, और मैं भी हूँ बेरोजगार और मेरे पास रुपए नहीं है। तो इस वजह से, लेकिन तुम इसको देख सकते हो, वेल सेटेड है, तुमको दिखता होगा किस तरीके से जो लाइनें ग्रीन दिख रही है ना, दिखती होंगी आपको इमेज में, वो मैंने कस्टम डेटा यहाँ पे बना हुआ है, तो उसके थ्रू वहाँ पे दिख रहा है वो। तो बस अब वो लाइनें ही रह जाएंगी, क्योंकि हमारे पास वो खरीद तो नहीं सकते, तो जस्ट हम उसको यहाँ पे बस बैलेंस दिखाएंगे, टोटल बैलेंस समझो, डॉलर के अंदर। और नीचे हमारे पास दो बटन है, टचेबल ओपेसिटी, मतलब एक बटन उस तरीके के होते हैं, जब उन पे क्लिक करोगे ना, तो वो दिखाई देंगे कि क्लिक हो रहा है, उनकी ओपेसिटी कम होती है एक्टिव पे। एक्टिव तो जानते होगे ना, जब बटन पे एक्चुअल कुछ इवेंट होता है, जैसे क्लिक किया तो बटन पे इवेंट हुआ, वो जितने देर तक, जैसे क्लिक किया तुरंत उसकी ओपेसिटी कम होगी, तो तुमको पता चलेगा कि बटन क्लिक हो रहा है। बस थोड़ा बेटर यूजर इंटरफेस के लिए काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे ऑन क्लिक वगैरह, ऑन प्रेस, ऑन लॉग प्रेस, कुछ इस तरीके से, तो इस वजह से भी यूज़ करते हैं इसको। तो मैं भी सीख रहा हूँ कुछ, बहुत बहुत सारी चीज़ें अभी हल्के करके पता चलेंगी। ये मेरा पहला एप्लीकेशन है रिएक्ट नेटिव में, कुछ 2-3 दिन पहले से ही बनाने स्टार्ट किया है मैंने। अभी क्या है, टचेबल ओपेसिटी, ये दोनों बटन हो गए, और जो बैलेंस हो गया दिख रहा है, बाकी सीएसएस सारी वही अप्लाई हो रही है जैसे अपने टेलविंड सीएसएस अपने नॉर्मल वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बस वही है, कुछ नहीं है, हल्का फुल्का सा चेंजेस है बस फ्लैक्स वन का, ताकि अगर कोई हमें फुल विड्थ लेनी है, मतलब जो भी साइज वगैरह लेना है, कभी कभी क्या होता है ऊपर से हमें सारा लेना पड़ता है, जैसे ये तो हमें फ्लैक्स वन देना ही पड़ता है, ताकि जितना भी अवेलेबल स्पेस है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर भी तुम हो, तो उसको वो ले सके। तो उसके बाद क्या है, टॉप टॉप आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, टॉप आइकन्स करके जो हमने हेडिंग बना रखी है। और ये फ्लैट लिस्ट क्या है, फ्लैट लिस्ट समझो काइंड ऑफ मैप के तरह, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास काफ़ी डायनामिक डेटा है, ठीक है, अब वो हो सकता है, मानो बहुत सारा डेटा आ गया, अपने एक हजार एलिमेंट का, मतलब 100, 1,000 तो बहुत हो गया, 100 एलिमेंट का, 100 आइटम्स का कोई एरे मिल गया। और फिर उसमें क्या हुआ, तुम्हें वो समझो कुछ ही आइटम्स दिख रहे हैं, 4, 5 या 10, 15 आइटम दिख रहे हैं, लेकिन जो आइटम नहीं दिख रहे हैं, तो उन आइटम्स को ये रेंडर नहीं करता है। इससे क्या होता है कि जितना दिख रहा है ना, वो उतने को ही रेंडर करेगा। इससे क्या होगा, जो भी यूजर अपने फोन के अंदर उसको इस्तेमाल करता हुआ ना, तो उसको, उसका फोन मतलब बिना वजह का हैवी लोड नहीं लेता होगा, जितना दिख रहा है, जितना मिल रहा है, बस उतने को ही रेंडर कर रहा है, और बाकी को नहीं कर रहा है। जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल करेगा, फिर डेटा तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन रेंडर वो हल्के हल्के करके, जब जितना विजिबल होगा उतना ही रेंडर करेगा। तो उस तरीके से काम करता है फैक्ट लिस्ट। अगर तुम यहीं पर मैप करके सारे डेटा को रेंडर करा देते, तो वो जितना भी डेटा होता है 1,000 आइटम्स करके, वो सारा उसको रेंडर होता और यूज़र के डिवाइस पे लोड पड़ता, तो वो सही चीज़ नहीं है। इस वजह से मैंने फैक्ट लिस्ट का
इस्तेमाल किया, समझे। फिर आता है माई टोकन सेक्शन, फिर वही हेडिंग। जस्ट क्योंकि अभी स्टार्ट करना है तो ज़्यादा रीयूजेबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहा है, जस्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा कुछ ही टोकन्स का होगा और हम इसके अंदर वो भी यूज नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसे, क्योंकि ये कंपोनेंट पहले से ही स्क्रॉल व्यू बना हुआ है, तो हम नेस्टेड स्क्रॉल व्यू नहीं लगा सकते, हमें फ्लैग पास करना पड़ता है कि अलाउ करके कुछ या डिसेबल करके कुछ होता है नेस्टेड स्क्रॉलिंग इनके अंदर, तो वो अलाउ करना पड़ता है तब प्रोडक्टिव हो पाता है। तो फिलहाल तो अभी मैंने जो भी टोकन्स का डेटा था ना, बस वही शो कर रहा हूँ। हाँ, तो इसके अंदर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखो हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो फ्लैट लिस्ट है ना, फ्लैट लिस्ट हॉरिजॉन्टली सारे अपने आइटम्स को जो इसके जो ट्रेंडिंग टोकन कंपोनेंट है ना, वो हॉरिजॉन्टली रेंडर करेगी, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे। फिर ये हमने कुछ वही लगाया हुआ इंडिकेटर, सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इंडिकेटर होता है ना, जो दिखता है इस तरीके से, उसको मतलब बस हाइड किया हुआ जो डेटा है, डायरेक्टली से डेटा पास करना है। जैसे हम की पास करते हैं, जैसे जब मैप करते वक्त हमको की पास करने पड़ती है, तो जैसे यहाँ ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। रेंडर आइटम हम क्या कर रहे हैं, रेंडर आइटम एक एक करके आइटम जो टोकन पास किया, जो कंटेंट कंटेनर स्टाइल गैप 16, मतलब हर एक जो आइटम रेंडर हो रहा है ना, उनके बीच में कितना गैप रहना चाहिए, तो मुझे गैप वाला 16 है। तो अब ये आ गया हमारा ट्रेंडिंग टोकन, जो कि हम रेंडर करा रहे हैं, इसके अंदर टोकन इन्फॉर्मेशन हो गई। तो जो ऊपर बस ऊपर टोकन इन्फॉर्मेशन है, वही बेसिक वाली, ठीक है, कुछ नहीं है, टोकन है, उसका इमेज शो हो रहा है, क्या नाम है, क्या सिंबल है, उसका यूएसडी में कितना प्राइस है और आईएनआर में कितना प्राइस है, वो बस, और कुछ नहीं। अगर तुमको व्यू और ये टेक्स्ट समझना है तो वैसे ही आ गया होगा, रिएक्ट पे काम करोगे तो इतना बताने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि वैसे ही मैं बस मैं अपने लिए समझाने के, क्योंकि वैसे भी मैं बस एक्सप्लेन करने आया हूँ, समझाने के लिए नहीं आया हूँ, जस्ट, ठीक है। अगर तुमको चाहिए तो बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, व्यू के अंदर फिर अब चार्ट है, ये चार्ट, चार्ट मतलब वही वाला चार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी खुद की कस्टम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं ताकि वो अपने हिसाब से रेंडर हो। तो ये चार्ट उसी के हिसाब से रेंडर हो रहा है जितना कंपोनेंट है हमारा, जो वहाँ पे रेंडर हो रहा है, स्क्रीनशॉट में तुम्हें दिखता हुआ कैसा है वो, ठीक है। तो परफेक्टली वहाँ पे रेंडर हो रहा है। फिर अगर माई टोकन सेक्शन वाला टोकन हो गया, फिर यही मैप के थ्रू सारे उसको रेंडर करा रहे हैं, माई टोकन हो गया जिसके अंदर टोकन डेटा को पास कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, चार्ट वाला हमने डिसेबल कर रखा है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, और उस तरीके का डेटा हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसे टोकन की हिस्ट्री भी नहीं ले पा रहे थे कि कितना उसका प्राइस कितना था, तो उसके हिसाब से हम ग्राफ को दिखाते, ग्राफ इज रेडी, बस हमारे पास डेटा नहीं है रेंडर करने के लिए। तो वो उसको बस हटा दिया है। बाकी यहाँ पर क्या चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे हमको कुछ तो है डॉलर वगैरह, कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि उसका कितना प्राइस है और तुम्हारे पास में भी कितना है, शायद उस तरीके से ये हम दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा यहाँ पे ना क्या दिख रहा है कि तुम्हारे पास कितने टोकन है, ठीक है, और मतलब कितने टोकन का मतलब तुम्हारी जो टोकन की वर्थ है वो कितनी है, और पर टोकन वो कितना चला है, कुछ ऐसा अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जस्ट अ डेट आ, कैसा भी मैं ध्यान नहीं है क्या हो रहा था, यहाँ पे साइड में दिखता हुआ। तो बस, और तुम्हें तो पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि क्या रेंडर हो रहा है, तो तुम अपने हिसाब से करा सकते हो। स्क्रॉल भी यहाँ पे खत्म हो गया। टचेबल ओपेसिटी मीन, एक तुमको जो मैजिक जॉय वाला कुछ तरीके से आइकन दिखता होगा ना, स्टिक की आइकन बॉटम राइट में, तो उस पर क्लिक करने से, या फिर एक हम एक फीचर और ऐड करेंगे जिसके अंदर जस्ट लाइक कि हेलो मैक यू या मैक यू करके, तो एक वॉइस कमांड के थ्रू एक मॉडल ओपन होगा जिसके थ्रू लाइक कि सेंड $100 टू मॉम। तो जो तुम्हारी कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना, वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, और ये कॉन्टेक्ट लिस्ट में से सर्च करेगी कि मॉम है कि नहीं है, और उसके बाद वो चेक चेक करेगी कि तुम्हारे पास इतना रुपए है भी, ऐसे ही बता रहे हो। तो अगर वो रुपए जितना अमाउंट तुमने बताया है वो होता है, तो वहाँ से तुम्हारे जो कांटेक्ट तुमने बोला है वो होता है, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा खुद ही सर्वर पे ही,
ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर देगा, तो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, जस्ट योर वॉइस कमांड। बट जो अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है बस सोल के अंदर हो सकता है। तुम बस दो तरीके से बोल सकते हो, या तो तुम डायरेक्टली सोल कह सकते हो कि सेंड 10 सोल टू मॉम और टू समवन कॉन्टेक्ट, ठीक है। या फिर तुम इस तरीके से कह सकते हो कि सेंड $100, तो वो लाइव क्या करेगा, फैच करेगा सोल का प्राइस कितना चल रहा है उस टाइम पे, और उसके अकॉर्डिंग वो उतनी सोल उस कॉन्टेक्ट के अंदर सेंड कर। ये सब कुछ एक वॉइस कमांड के थ्रू होगा बैकग्राउंड में सर्विस में, जिसके अंदर हमने एक क्या बोलते हैं यार उसको, जो एआई एजेंट काइंड ऑफ थिंग होती है ना, एआई एजेंट कुछ जो जस्ट मतलब वो अच्छे से बता तो पाते हैं यूजर क्या क्या रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। बस जो कुछ ना करने की एबिलिटी थी वो हमने उसको लगा दी है, तो वही थी और कुछ नहीं। इसके बाद हमारे क्या है, सेंड। तो वो सेंड में हमने बस डमी डेटा ले रखा है अभी, क्योंकि कुछ किया नहीं है। तो मैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट ड्रॉप डाउन। हमने ज़्यादा मगजमारी नहीं मारी कि कौन खुद से क्रिएट करे ड्रॉप डाउन। तुमको साइड में स्क्रीन दिखती होगी किस तरीके से ड्रॉप डाउन दिखता है। तो हमने यहाँ से ड्रॉप डाउन वाला जो इम्पोर्ट कर रखा है, बाकी सारी ये चीज़ें हैं कि हेडर बना रखा है यहाँ पे। अब ये टोकन वाला ड्रॉप डाउन है, टोकन वाला उसका मतलब जो बोलते हैं ना लेवल लगा हुआ है, काइंड ऑफ उसी तरीके से लेवल है। बाकी उसका स्टाइल क्या है कि 100% विड्थ है, हाइट इतनी है, बॉर्डर रेडियस, हॉरिजॉन्टल प्लेस होल्डर स्टाइल, उसका कलर ग्रे हो रखा है, सिलेक्टेड टेक्स्ट स्टाइल का कलर, जो हमने जो कलर थीम है हमारी हमने स्टोर कर रखी है वहाँ से आ रहा है। डेटा हमारा क्या है, डेटा मतलब जो वाला डेटा कि क्या हमारे जो आइटम्स है वो दिखेंगे। लेबल फील्ड हो गई, वैल्यू लेबल हो गया, वैल्यू फील्ड हो गई, वैल्यू करके ये सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। और जो मुझे अभी ये दिखी है मैंने नोटिस नहीं करी, पता नहीं ये क्यों है। देखूंगा मैं भी। कंटेनर स्टाइल, कंटेनर स्टाइल के अंदर क्या है, कलर्स डॉट डार्क। हाँ, तो तुम्हारा जब वो दिखेगा नहीं, जितने भी जो आइटम्स है यहाँ पे रेंडर होंगे, जो तुम्हारे, अरे यार बैटरी डाउन हो रही है। तो अभी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है कैमरे की, तो मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। तो कैमरा बंद हो चुका है फिलहाल, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि क्या हो रहा था यहाँ पे। कंटेनर स्टाइल मतलब जो तुम्हारे आइटम जितने भी ऑप्शन दिखाई देंगे ना, तो उसका बैकग्राउंड भी होता है, तो वो स्टाइल दे रखी है। और जो आइटम कंटेनर स्टाइल दे रखी है थोड़ी सी कि क्या है वो, ठीक है। तो दो ही होते हैं उसके अंदर, एक पूरा कंटेनर वाला और एक इसका कंटेनर वाला। दोनों को मैंने ट्रांसपेरेंट करके और इसका हाइट वगैरह दे रखा है पैडिंग, ताकि हम एक्टिव कलर मतलब जब क्लिक करते हैं ना उस पर, तो एक्टिव कलर मतलब जो आइटम पे क्लिक करते हैं तो उसका कुछ कलर होता है, तो उसको ट्रांसपेरेंट कर रखा है क्योंकि नहीं चाहिए। वैल्यू पे हमने एक वैल्यू पास कर रखी है। जो वैल्यू क्या है कि जो मतलब जो करंट वैल्यू सिलेक्टेड होगी वही वैल्यू, तो वही वैल्यू हमारी इस ड्रॉप डाउन के अंदर दिखेगी। ऑन चेंज पे बताया तुम्हें क्या, रेंडर आइटम पे बस जो रेंडर तुम्हें आइटम दिखाने हैं जो सिलेक्ट होंगे ना, वही वाले आइटम सारे रेंडर होंगे, बस और कुछ नहीं है। बाकी जो टेक्स्ट इनपुट है नॉर्मली, जैसे टेक्स्ट इनपुट इनपुट जैसे हमारी इनपुट फील्ड होती है वहाँ पे, एक ठीक उसी तरीके से ये है। यहाँ पे हमने जो टाइप देते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड टाइप दे रखा है, प्लेस होल्डर वगैरह, प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर, क्लास नेम उसी की तरह, कुछ नहीं है, वही है सब कुछ। ये सेम ड्रॉप डाउन दे रखा है टू के लिए। यहाँ पर एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी दे रखी है विच इज़ कहाँ रही, क्या भाई, हाँ वो मैंने प्लेस होल्डर डाल रखा है, ये रहा दूसरा वाला, ठीक है। मेरे बाकी बटन हो गया अपना सेंड करने के लिए, तो ये हो गई यूआई कंप्लीट। अब उसके बाद आते हैं हम अपना, सेंड हो गया कॉन्टेक्ट्स के अंदर। तो देखो कॉन्टेक्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, एक साइड में बटन है ऐड करने के लिए, और एक कॉन्टेक्ट सारा दिख रहा है स्क्रॉल व्यू के अंदर। तो कॉन्टेक्ट के अंदर जाते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, नाम दिख रहा है, वॉलेट एड्रेस दिख रहा है उसका कॉन्टेक्ट का जो तुम्हारे पास है, और एक सामने उसका बटन दिख रहा है एडिट करने के लिए। बाकी ये क्योंकि यही कॉन्टेक्ट वाला तुम्हारा कहाँ जा रहा था, सेंड के अंदर जो डेटा डॉट में आ रहा था ना, वो जो एक एक एलिमेंट रेंडर हो रहा था, सॉरी कंपोनेंट रेंडर हो रहा था, वो यही हो रहा था। तो हमने वहाँ से एक पास कर रखा है इस फ्रॉम ड्रॉप डाउन, तो उसमें एक दो फील्ड हमें गायब करनी थी, तो इस तरीके से गायब कर दिया। बाकी
कुछ नहीं हो रहा। सेट इज विजिबल, ये इसलिए दे रखा है ताकि जो साइड में दिख रहा है ना, एक मोडाल ओपन होता है इस पर क्लिक करने से, तो वो भी दिख जाएगा किस तरीके से। अगर ऐड है तो ऐड, यहाँ से हम एडिट पास करते हैं, यहाँ से हम ऐड पास करते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर कुछ डेटा चेंज होता है। कंप्लीटली नहीं होता है क्योंकि लॉजिकल हमने कुछ किया नहीं है एक्सेप्ट होम पेज, होम स्क्रीन को छोड़ के भाई कुछ नहीं। बाकी हमारी प्रोफाइल स्क्रीन बची, इस पर तो बचे ही नहीं है कुछ, क्योंकि इस पर तो है ही नहीं कुछ, मतलब प्रोफाइल हेडर बना रखा है और इस पे इमेज हो रखा है, ठीक है। बाकी इमेज हो रहा है यूज़र का क्या है, बाकी ये रहा उसका नेम, ये रहा उसका मेल, और ये रहा उसका वॉलेट एड्रेस, ये रहा उसकी प्राइवेट की। तो ये हम दिखाएंगे कुछ अलग तरीके से उसको, क्योंकि प्राइवेट की डायरेक्टली नहीं आ सकती ना वहाँ पे, यूज़र को पहले अच्छे से पूछना पड़ेगा तब देंगे। तो अब हम आते हैं वापस अपने होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये यूज इफेक्ट हमने पहले ये लगाया था, अगर यूजर इन्फो नल है तब तक क्या करो, हैंडल यूजर इन्फो रिक्वेस्ट। यूज इफेक्ट पता होगा तुम्हें कैसे काम करता है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर एग्जिस्ट डॉट कैट करके हमने रूट्स बना रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही, जैसे रूट्स करके जाओगे ना, तो रूट्स रूट यूजर करके, और बाकी हमने एक बेस बना रखा है एचटीटीपी एग्जिस्ट करके। और हाँ, ये मैं टोकन खुद कस्टमली बना के डालता हूँ, बना के मतलब पहले मैं क्लाइंट से लॉगिन करता हूँ वेब से, मतलब वहाँ से टोकन मिल जाता है, तो यहाँ पे मैनुअली इंडिकेट करना पड़ता है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए। तो फिर हम इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। बाकी इन्वायरमेंट वेरिएबल से हमको बेस यूआरएल मिल जाता है, और प्लस एपीआई वर्जन 1 करके हम बेस ये बना लेते हैं, बेस एपीआई बना लेते हैं, और रूट्स के थ्रू फिर हम यहाँ से रूट्स ले लेते हैं डायरेक्टली ताकि हमको आसानी हो। फिर यहाँ से हमें डेटा मिलता है, इस तरीके से डेटा को फुलफिल करते हैं और यूजर इन्फो को इस तरीके से सेट कर देते हैं। तो ना हुआ नीचे है तो एक दूसरा यूज इफेक्ट है जो कि करता है, अगर टोकन्स की लेंथ अगर इक्वल इक्वल 0 है तो फेच टोकन्स प्राइस, ठीक है। तो देखो फेच टॉप टोकन्स प्राइस, तो ये क्या कर रहा है, तो ये टॉप टोकन्स डेटा, टॉप टोकन्स डेटा, ये वो डेटा है जिसके अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे नाम हो गया, सोल हो गया, सिंबल हो गया, मिंट एड्रेस हो गया, ठीक है। तो ये वो डेटा है मेन टॉप ट्रेंडिंग वाला, इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बस हम उसका प्राइस वगैरह और ऐड करना है हर किसी का, तो उसको थोड़ा सा ट्विक करके एडिट करके, जैसे टोकन मेटा डेटा काइंड ऑफ, जिसके अंदर हमें क्या और करना है, कॉइन गेको आईडी, कॉइन गेको आईडी के बाद ये रहा मेटा डेटा एंड प्राइस टाइप। प्राइस टाइप हमारा ऐसा है, प्राइस फिर आई ना, बस एक जी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, बस एपीआई कॉल करने के बाद। और बाकी वैसे ही करके फिर हम टॉप टोकन देता है जो होम स्क्रीन पर वापस से दिखता होगा, जो टॉप टोकन था ना, बस वो कर रहे हैं। फिर आता है हमारा एक और चीज़ जो फेच यूज़र टोकन। अब जो यूज़र टोकन थोड़ा सा वो है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले रिस्पॉन्स ले रहे हैं, फेच यूज़र नहीं, ये फेच यूज़र टोकन। तो अगर यूज़र की वॉलेट पब्लिक की नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, या पब्लिक की नहीं है तो ढूंढोगे कहाँ से। तो यहाँ पे देख रहे हैं गेट टोकन बैलेंसेस, तो यहाँ से हमें मिल रहा है, तो हम हीलियस एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। हीलियस पे तुमको भी मिल जाएगा, उसके फ्री प्लान में काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो वहाँ से पब्लिक की और सीक्रेट एपीआई की पास करके हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट मेड कर रहे हैं ताकि कुछ वॉलेट की इंफॉर्मेशन मिल सके और जो टोकन्स हैं वो मिल सके। तो टोकन्स में हमें ऐसा डेटा मिल जाता है जैसे कि सिंबल क्या है, नेम क्या है, मिंट एड्रेस क्या है, अमाउंट क्या है, डेसिमल्स क्या है, कुछ हमें ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। फिर टोकन इन्फॉर्मेशन के अंदर से टोकन मिंट एड्रेस ले लेते हैं। फिर फेच टोकन प्राइस डेटा, तो प्राइस डेटा हम देते हैं मिनट हीलियस से, ये भी वहीं से आता है। फिर इसको थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में किया जाता है, माई टोकन डेटा टाइप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब नेम, सिंबल, प्रोग्राम आईडी, मिंट एड्रेस, और हमको ओमिट कर देते हैं टोकन मेटा डेटा टाइप से कॉइन गेको आईडी से, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए वहाँ पे। कॉइन गेको आईडी थी किसी एक के लिए, आगे बताऊँगा। तो अमाउंट, प्राइस पर टोकन, करेंसी, डेसिमल्स क्या है, अगर थोड़ा सा भी पता होगा कि डेसिमल्स क्या करेंसी में जो आ रहा है, कि जो प्राइस पर टोकन है किस करेंसी में है, तुम्हारा अमाउंट क्या है, ठीक है। इमेज जो आ रही है एक टोकन की सारी मिलती है, तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें डेटा यहाँ पे मिल जा रहा है। नाउ
यहीं पे मिल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे जब हमको डेटा मिल जा रहा है तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एडिट करना है, जैसे अमाउंट अमाउंट ऐसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास अमाउंट था, लेकिन मतलब ऊपर ऊपर मतलब यहाँ से हमारे पास अमाउंट मिल रहा था कहीं से टोकन इन्फोसिस, तो हमने यहाँ से ले लिया। बाकी एक था कि हमें पावर मिल रही थी तो जो अमाउंट से फिर हमने अमाउंट ले लिया और डेसिमल ले लिए क्या था। तो डेसिमल और अमाउंट हमें दोनों चीज़ें मिल गई क्योंकि हमारी मिसिंग थी, वो ले लिया। प्राइस पर टोकन हमारा वो ऊपर से मिल गया, तो कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो वहाँ पे हमने कुछ ऐसे नेगेटिव वैल्यू उस तरह की वैल्यू को असाइन कर दिया था। अब नेटिव बैलेंस हमने क्या कर रखा है कि सोलाना को तभी ऐड करो और उसका नेटिव बैलेंस जीरो ज़्यादा है, क्योंकि सोलाना भी टोकन है पर उसका कोई डेटा उस तरीके से नहीं मिलता अदर एसपीएल टोकन की तरह। ये तुम्हें जो मैं भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ समझ में आती होगी, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन आता होगा, अदरवाइज तुम इग्नोर कर सकते हो, जस्ट अ लॉजिक टू गेट सम एस पी एल। जो सोलाना टोकन, जो सोलाना चेन पे टोकन्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ एपीआईज वगैरह कॉल हो रही हैं और डेटा को पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट पे है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। बाकी सॉर्ट करा जा रहा है कि जिसके जो टोकन का सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो ऊपर चले। सेट यूजर टोकन्स हो गया, सेट टोकन्स हो गया, ठीक है, ये हमने सेट कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है। बैलेंस का था, टोटल बैलेंस ले रहे हैं कि जितना ही बैलेंस हो गया उनके अंदर टोकन अमाउंट प्राइस पर टोकन दोनों जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। अगर अमाउंट जीरो है तब भी सब जीरो हो जाएगा, अगर प्राइस पर टोकन जीरो है तब भी सब जीरो हो जाएगा। और दोनों हो सकते हैं नल भी हो, दोनों हो सकते हैं हो भी नहीं। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि दोनों हो और बाकी अगर नहीं है तो टोटल बैलेंस लेके जस्ट सेव कर दो और बस। तो ये सारा लॉजिक हमारा यहाँ पे तरह का तरह रहेगा, ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम्म, अभी ये तो हमने सारी चीज़ें कर दी, कुछ चीज़ स्किप कर दी हमने, चार्ट वगैरह समझा दिया। एआई वगैरह वाला तो अभी आया नहीं यहाँ। कॉन्टेक्ट वाला, कॉन्टेक्ट मॉडल वाला, हाँ, कॉन्टेक्ट मॉडल वाला जो हम प्लस करके खोल लेते हैं ना, वो ये है। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, बस वही हमारा ऐड कॉन्टैक्ट या एडिट कॉन्टैक्ट, ऐड या एडिट द डिटेल्स फॉर द न्यू कॉन्टैक्ट। न्यू यार ये थोड़ा सा गलत हो गया, न्यू क्यों हुआ जब एडिट होगा, ठीक है, तो कोई नहीं, चेंज कर देंगे। यहाँ पे नेम का, नेम की फील्ड हो गई तुम्हारा, वॉलेट की फील्ड हो गई, कैंसल और अपडेट एक हमको सेट विजिबल करके मिल रहा है फंक्शन, उसमें बस पास कर देना है कि भाई कैंसिल कर दो इसको। और यहाँ पे जो विजिबल नहीं रह सकता, यहाँ पे हमको नल डालना पड़ेगा, तो हम कर देंगे बाद में ये चीज़ें, ठीक है। ये गलत हो गया है, ध्यान नहीं दिया था क्योंकि पहले हम बूलियन वगैरह ले लिया था, बाद में मैंने एडिट और ऐड किया है। तो तो अभी कॉन्टेक्ट वगैरह हो गया, माई टोकन, ट्रेंडिंग वगैरह सारी चीज़ें हमने सब दिखा दी। और ये इंडेक्स फाइल है जहाँ से हम डायरेक्टली चार्ट को, कॉन्टेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक ही जगह से। अब क्या है हमारा कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के अंदर सीक्रेट हो गए जो इस तरीके से हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस सिंगल फाइल में, सिंगल वेरिएबल में। थीम के अंदर देखो जरा, कलर्स वाला, थीम के अंदर कलर्स डॉट टी एस, कलर डार्क के अंदर ये कलर्स हैं, डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टाइप्स के अंदर हमारे टाइप्स हो गए कुछ, टोकन मेटा डेटा टाइप, माई टोकन डेटा टाइप, प्राइस डेटा टाइप। अब यूटिलिटीज़ के अंदर एक्सक्यूज वाला मैंने तो दिखा ही रखा है पहले से, एच टी टी पी एक्सक्यूज डॉट क्रिएट करने की रहा। फिर अब क्वेरीज के अंदर, क्वेरीज के अंदर जो मैंने दिखाया था फेस टोकन प्राइस डेटा, ये भी हो चुका है, इसके अंदर भी एक ही है। और अब डेटा के अंदर कुछ टॉप टोकन्स डेटा वाला था, ये भी दिखा चुका हूँ मैं, हो चुका है। स्टैंड नहीं दिखाया था, इसका यूजर स्टोर बनाना बस सिंपल, बहुत आसान है। इसको क्या करना है तुमको, एक जस्टेंड एप्लीकेशन, जस्टेंड जो लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल करना है, क्रिएट लेना है, क्रिएट करके यहाँ पे तुमको अपना इनका टाइप दे देना है कि ये क्या रहेंगे, जैसे मैं दिखाई देता हूँ यूज़र स्टोर स्टेट टाइप। तो यूज़र स्टेट में क्या रहेगा, यूज़र इन्फो रहेगा, टोटल बैलेंस रहेगा, टोकन्स रहेगा। तो टोकन्स हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, रिकॉर्ड करके स्ट्रिंग जिसका की रहेगा। और जो हमारा स्टोर एक्शंस रहेंगे, जो कुछ एक्शंस हैं जो कि इन डेटा के ऊपर परफॉर्म होंगे, तो ये है उसका जो टाइप। अब यही टाइप को तुमको क्या करना है, यहाँ पे इन सबको डालना है। तो इस तरीके से हम एक कॉल बैक फंक्शन को
कॉल बैक फंक्शन को लेते हैं, उसके अंदर उसको इस तरीके से रैप करते हैं और सेट यहाँ से हमको मिलता है। फिर हम सारी जो भी प्रॉपर्टी हैं वो फुलफिल करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बना रखा था सर्टिफिकेट को, ये मेथड था तो उसको करना भी पड़ेगा। तो जो जो डेटा हमें वहाँ से मिला लेना, सेट के अंदर हम डायरेक्टली उस फील्ड को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो तुमने काम किया तो समझ में आता होगा किस तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखाने नहीं आया हूँ, जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन। तो इतना सही है, बाकी कुछ है नहीं। और तो अभी तक बस मैंने इतना बनाया है। अब क्या करूँगा, जितना जितना मैं कंप्लीट करता रहूँगा, अब उतना उतना फिर मैं तुमको अपडेट करता रहूँगा थोड़ा थोड़ा। ये वीडियो लंबी इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, भूल जाता था। ओके, बाय बाय।